हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सीडी से। सीडी में आज हम देखेंगे एरिक एरिक्सन का सिद्धांत, जिसे मनोसामाजिक सिद्धांत या साइको सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो पॉइंट है, वो क्या है? एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है, जिसे हम क्या कहते हैं? साइको सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। अभी हम थ्योरी को पढ़ रहे हैं, अभी सबके सिद्धांत को पहले हम पढ़ लेंगे, उसके बाद सारे पॉइंट को क्लियर करते हैं। और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आते हैं, जितने भी सिद्धांत है सारे जगह से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आ जाते हैं अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम पहले देख लेते हैं। इसे किस किस नाम से जानते हैं, इसे और क्या कहते हैं? इसे हम विकासवादी सिद्धांत कहते हैं। पहला जो पॉइंट है वो क्या है? एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? विकासवादी सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा नव्य फ्रायडवादी सिद्धांत कहते हैं। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत को, साइको सोशल डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं नव्य फ्रायडवादी सिद्धांत। इसका रीजन क्या है? आप लोग पूछ सकते हो कि इसका रीजन क्या है। तो जो फ्रायड के जो सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद, फ्रायड ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद का व्यवस्थित रूप एरिक एरिक्सन ने दिया है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? नव्य फ्रायडवादी सिद्धांत कहा जाता है। फिर से एक बार इस पॉइंट पर फोकस कर लेते हैं हम। नव्य फ्रायडवादी सिद्धांत कहा जाता है। नव्य फ्रायडवादी सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो हम बताएंगे कि एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत को कहा जाता है नव्य फ्रायडवादी। इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है? जो फ्रायड महोदय हैं, फ्रायड के सिद्धांत मनोविश्लेषणवाद का व्यवस्थित रूप दिया है एरिक एरिक्सन महोदय ने, इसीलिए इन्होंने जो प्रतिपादित किया है साइको सोशल डेवलपमेंट, इसे नया नाम दे दिया गया, उसे हम क्या कहते हैं? नव्य फ्रायडवादी सिद्धांत कहते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब हम आ जाते हैं, इस पॉइंट को देखेंगे एरिक एरिक्सन के सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं, इनके लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। प्रतिपादक जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, उसके प्रतिपादक का नेम आपको पहले भी पता चल गया, फिर से मैं बता देती हूँ। एरिक एरिक्सन का जो सिद्धांत है वो क्या है? मनोसामाजिक सिद्धांत। तो मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हुए? एरिक एरिक्सन हुए। इसे हम साइको सोशल डेवलपमेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। अगला पॉइंट हम देखते हैं, जो एरिक एरिक्सन महोदय हैं ये कहाँ के रहने वाले थे? तो हम बताएंगे ये जर्मनी के रहने वाले थे। इनका जन्म स्थान जो है जर्मनी है, बट ये उसके बाद कहाँ आके रहने लगे? बाद में अमेरिका में आकर रहने लगे। तो अमेरिका और जर्मनी दोनों किससे रिलेटेड है? किस पॉइंट में हम रखेंगे? तो इनके जन्म स्थान में रखेंगे। इनका जन्म हुआ जर्मनी में, बाद में ये आकर अमेरिका में रहने लगे। अगला पॉइंट जो इनके सिद्धांत का मुख्य बिंदु है वो क्या है? इनके सिद्धांत का जो मुख्य बिंदु है, मनोसामाजिक सिद्धांत का मुख्य बिंदु क्या है? बच्चों में व्यक्तित्व की पहचान करना। बच्चों में व्यक्तित्व की पहचान कराना ही इनका मुख्य उद्देश्य है, इनके सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। और इसमें कितने स्टेप इन्होंने बताए? इसमें 8 स्टेप इन्होंने बताए हैं। ये एग्जाम के पॉइंट आप व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे लाइफ पर भी ये डिपेंड होता है। हम सब जितने भी लोग हैं सब इस अवस्था से, इस स्टेज से गुजरे हुए हैं, तो हमें लाइफ जीने का यहाँ पे सीख भी मिलती है कि किस एज में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, क्या किया जाना चाहिए, कैसे किसी बच्चे को अच्छे रास्ते पे हम चला सकते हैं, आगे उसकी लाइफ में उसे अच्छा इंसान बना सकते हैं। और कैसे जिनके भी जो पेरेंट्स होते हैं वो निगेटिव होते हैं, जो निगेटिव सोचते हैं, वो अपने बच्चे को कैसे वो उसको पीछे ढकेल देते हैं, मतलब वो आगे अपनी लाइफ में नहीं बढ़ पाता। तो हमें जीवन जीने का एक जो है तरीका, उससे इस थ्योरी से पता चलता है कि किस स्टेज में हम कैसे क्या व्यवहार करते हैं, हमारा बिहेव क्या होता है। तो आ जाते हैं, अब हम देखेंगे स्टेप के बारे में। यहाँ से स्टेप से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो मेन पॉइंट था उसे मैंने आपको बता दिया। इसमें जो 2 मेन पॉइंट है वो क्या है? इसे विकासवादी सिद्धांत कहा जाता है। अगर एग्जाम टाइम में ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि विकासवादी सिद्धांत हम किससे कहते हैं, तो हम क्या बताएंगे? एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत, जिसे हम साइको सोशल डेवलपमेंट कहते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही कहा जाता है विकासवादी सिद्धांत। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? नव्य फ्रायडवादी सिद्धांत किसे कहते हैं? तो हम बताएंगे एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत को भी नव्य फ्रायडवादी सिद्धांत कहते हैं। इसका रीजन भी आप लोगों को पता चल गया कि जो फ्रायड का सिद्धांत मनोविश्लेषणवाद था, उसका व्यवस्थित रूप किसने दिया है? एरिक एरिक्सन महोदय ने दिया है। इसीलिए जो इनका सिद्धांत है, मनोसामाजिक सिद्धांत है, साइको सोशल डेवलपमेंट है, उसे क्या कहा जाने लगा? उसे नव्य फ्रायडवादी सिद्धांत नाम मिल गया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम।
अब जो हम देखेंगे वो क्या है, अब हम इसके 8 स्टेप को देखेंगे और 8 स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। और यहाँ पे जो स्टेप में मैं पहले ही बता देती हूँ आप लोगों को कि जो स्टेप है उस स्टेप में एज भी दिया गया है। तो यहाँ पे जो स्टेप हम पढ़ेंगे वहाँ पे एज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से स्टेप में कितनी एज है और उसमें क्या करता है बच्चा। तो आ जाते हैं हम अपने स्टेप को देखेंगे। पहला जो स्टेप है वो है शैशवावस्था से संबंधित है, जिसे हम कहते हैं विश्वास और अविश्वास की अवस्था। पहले स्टेप को हमें देखना है शैशवावस्था। शैशवावस्था कितने से कितने टाइम तक होता है? अब हमें जो देखना है, जिस पॉइंट पर बात करना है वो क्या है, स्टेज को हम देखेंगे। थोड़ी सी आपको वॉइस में प्रॉब्लम दिख सकती है, सो फ्रेंड्स आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं, हम देखते हैं अपने पॉइंट को। मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को इस सिद्धांत में हमें कितने स्टेप को देखना है, कितनी अवस्थाओं को देखना है। तो इसमें 8 स्टेप को हम देखेंगे। पहला जो स्टेप है वो क्या है, शैशवावस्था। शैशवावस्था कितने से कितने टाइम की होती है? तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था। और शैशवावस्था में कौन सा स्टेप इन्होंने बताया है? विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। कौन से स्टेप को इन्होंने बताया है? विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। ये आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत लिखाने की ज़रूरत नहीं है, ओनली समझाने की ज़रूरत है। और मैं अच्छे से आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊंगी और आप लोग अपने नोट्स में अपने हिसाब से अच्छे से लिख लीजिएगा। तो पहला जो स्टेज इन्होंने बताया है, एरिक एरिक्सन महोदय ने पहला जो स्टेज बताया है वो क्या है? शैशवावस्था में बताया। और शैशवावस्था की एज पूछी जाए या फिर विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था की जो स्टेज है, जो विश्वास बनाम अविश्वास स्टेज है, उसमें उसकी एज पूछी जाए या फिर टाइम पीरियड पूछा जाए, तो कितने से कितने तक का बताएंगे? हम बताएंगे जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। और ये कौन सी स्टेज में होता है? शैशवावस्था में होता है। मैं दोनों एक साथ लेके चल रही हूँ, शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष, और इसमें जो स्टेज बताए हैं एरिक एरिक्सन महोदय ने, वो कौन सी स्टेज है? विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था इसे कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। एग्जाम टाइम में विश्वास बनाम अविश्वास का अगर एज पूछा जाए, पीरियड टाइम पूछा जाए, तो हम कितना बताएंगे? 0 से लेकर 2 वर्ष, मतलब जन्म से लेकर 2 वर्ष का समय इसमें आता है। अब इसमें बच्चा क्या करता है, ये हमें इस पॉइंट को समझना है। विश्वास बनाम अविश्वास। और एज कितनी है? एज है 0 से लेकर 2 वर्ष तक। तो 0 से लेकर जो 2 वर्ष का बच्चा होता है वो फुल डिपेंड होता है अपने पेरेंट्स पर। किस पर डिपेंड होता है? फुल डिपेंड होता है अपने पेरेंट्स पर। जब किसी भी बच्चे को शैशवावस्था मतलब 0 से लेकर 2 वर्ष के स्टेज में, 2 वर्ष की आयु में अपने माँ बाप से प्यार नहीं मिलता है, तब क्या होता है? जिस भी घर में जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए टाइम निकालते हैं, उन्हें प्यार से रखते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, तो उन बच्चों में क्या होता है? विश्वास की भावना पैदा होती है। अपने पेरेंट्स के लिए विश्वास की भावना पैदा होती है। वहीं पर जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, माँ और बाप दोनों वर्क करते हैं, वो अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो बच्चों को क्या लगता है कि मेरे माँ बाप जो है वो मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं, मेरे लिए टाइम ही नहीं निकालते हैं, दुनिया भर की शिकायतें होती है उनकी। तो उनको क्या लगता है? उनको धीरे धीरे अपने माँ बाप से दूरियां बनने लगती हैं, अविश्वास की भावना उनके अंदर पैदा हो जाती है। यही क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था है। फिर से एक बार देख लेते हैं हम। जिन भी बच्चों को अपने माँ बाप से प्यार मिलता है, उनमें क्या होता है? विश्वास की भावना पैदा होती है। अपने माँ बाप के प्रति, हर चीज़ के प्रति क्या होता है? विश्वास की भावना पैदा होती है। वहीं पर जिन बच्चों को अपने माँ बाप से प्यार नहीं मिलता है, उन बच्चों में क्या होता है? वो बच्चे धीरे धीरे अपने माँ बाप से दूरी बनाने लगते हैं। उनमें क्या होता है? अविश्वास की भावना पैदा होने लगती है। उनको ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप जो है, मेरे पेरेंट्स जो है, वो मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो ये क्या है? उनमें धीरे धीरे अविश्वास की भावना पैदा होने लगती है। यही है
यही मतलब है इनके विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था की। और ये किस स्टेज में होता है? 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था में हमें देखने को मिलता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको यही इतना याद रखना है कि जिन बच्चों को माँ बाप से प्यार मिलता है उनको उन बच्चों में विश्वास की भावना पैदा होती है माँ बाप के प्रति, और जिन बच्चों को नहीं मिलता है उनमें अविश्वास की भावना पैदा होने लगती है। इसको आप अपने नोट में नोट भी कर सकते हो, वरना आप समझ सकते हो। ये बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, बट ये समझने की ज़रूरत है। यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो यहाँ से एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें क्या कहने का उनका क्या मतलब है, ये सारे पॉइंट को आपको देखना है। अब अगला जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड स्टेप है, वो क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है? स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। और ये स्टेज कितने टाइम की होती है? तो हम बताएंगे 2 से लेकर 3 वर्ष तक। टाइम पीरियड कितना है? 2 से लेकर 3 वर्ष तक। इसमें क्या होता है? पहला स्टेज आपने पढ़ा विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, इसमें कितना टाइम पीरियड है? जन्म से लेकर 2 वर्ष का। और दूसरा जो है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, इसमें कितना टाइम है? 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक की। और ये दिखती किसमें है? ये होता किसमें है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था से रिलेटेड है ये। अब हमें देखना है कि स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता में क्या होता है, और इसमें टाइम कितना है? 2 से 3 वर्ष। 2 से 3 वर्ष का जो बच्चा होता है, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता से इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि स्वतंत्रता क्या होता है? जब कोई भी बच्चा अपने मर्जी से, अपने मन से कोई भी काम करता है, अपने खिलौनों को फेंकता है, खाना खाता है, वो खुद से अपने कपड़े पहन लेता है, अपने सामानों को रख दे या फिर फेंक दे, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं अगर अपने बच्चे को वो छूट दे, उन्हें स्वतंत्र कर दें कि वो अपनी मर्जी से अपने काम को कर सकता है, तब क्या होगा? उसमें स्वतंत्रता की भावना पैदा होती है, वो स्वतंत्र फील करते हैं। वहीं पर अगर कोई बच्चा अपने मन से कोई भी काम कर रहा, मान लो खिलौने को लेकर इधर से उधर जा रहा, वो इधर से उधर कुछ कर रहा, खाना खा रहा है या फिर अपने कपड़े ही पहन रहा है, तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को मना करने लगते हैं, डांटने लगते हैं। वो बोलते हैं कि मैं कर दूंगी या मैं कर दूंगा, ऐसा कि तुम क्यों कर रहे हो उसको, तो मैं कर दूंगी, तुम बैठ जाओ आराम से। ऐसा अगर करते हैं उनके पेरेंट्स, तो उसमें क्या होती है? लज्जाशीलता की भावना पैदा हो जाती है। किसी भी बच्चे में जब बच्चा स्वतंत्र रूप से अपने कोई भी कार्य करता है और माँ बाप उसको करने देते हैं, तब उसमें क्या होता है? स्वतंत्रता की भावना पैदा होती है। और अगर उसे नहीं करने देते, उसे डांट दिया जाता है, उसे मना कर दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है? लज्जाशीलता की भावना पैदा हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं हम। मान लो कि कोई बच्चा है, अगर वो बाहर जाकर खेल रहा है, 2 से लेकर 3 वर्ष का जो बच्चा है, चलने लगता है, दौड़ने लगता है, अच्छे से बोलने भी लगता है, बहुत अच्छे से क्लियर नहीं बोल पाता बट वो बोलने भी लगता है। अगर वो बाहर जाकर बच्चों के साथ खेल रहा है, उसे माँ बाप खेलने दे रहे हैं, बाहर बच्चों के साथ समूह बनाकर, जो छोटे बच्चे होते हैं वो ग्रुप में खेलने लगते हैं, अगर उनके माँ बाप उसे खेलने दे रहे, तो उसमें क्या होगा? स्वतंत्रता की भावना पैदा होती है बच्चे में। वहीं पर अगर वो बाहर निकल रहा है, खेलने जा रहा है, उसे नहीं खेलने दिया जा रहा, उसे मार पीट कर घर में अंदर कैद कर दिया जा रहा, तो जो बच्चा होगा उसमें क्या होगा? लज्जाशीलता की भावना पैदा हो जाएगी, वो किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाएगा। तो हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को स्वतंत्र खुला छोड़ देना चाहिए, एकदम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं खोलना चाहिए, उन पर नज़र भी रखना चाहिए, बट उसे थोड़ा सा अपनी मर्जी से काम करने दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो। मेंटल, फिजिकल, सोशल सारे डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होते हैं। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता की भावना। इसमें जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 2 से लेकर 3 वर्ष तक, और इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था से ये संबंधित है। आ जाते हैं अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट जो है तीसरा स्टेज। तीसरे स्टेज में क्या है? खेल की अवस्था। और इसमें जो सिद्धांत बताए हैं एरिक एरिक्सन महोदय ने, वो क्या है? सिद्धांत ये है और जो टाइम है ये है। तो आप पहले सिद्धांत को नोट कर लीजिए, मन करे आपको ये अवस्था आप नोट करिए, नहीं तो सिर्फ आप ही इसको लिख सकते हैं। इसके आगे पहल बनाम दोष के आगे 3 से 6 वर्ष आप लिख सकते हैं, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता के आगे 2 से 3 वर्ष तक लिख सकते हैं, बट ऐसे लिखेंगे तो आपको समझ में भी आसानी से आएगा और जल्दी माइंड में सेट हो जाएगा। अगला जो तीसरा पॉइंट हमें पढ़ना है वो क्या है? तीसरा पॉइंट हमें देखना है पहल बनाम दोष, और इसमें जो टाइम दिया है वो कितना है? 3 से लेकर 6 वर्ष। ये संबंध किससे रखता है? खेल की अवस्था। जो 3 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था होती है वो कैसी अवस्था होती है? खेल की अवस्था होती है, बच्चे की खेलने की अवस्था होती है। और ये जो इन्होंने जो बताया है, सिद्धांत दिया, वो कौन सा सिद्धांत है? पहल बनाम दोष। पहला जो सिद्धांत है विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरा स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता,
तीसरा जो है वो पहल बनाम दोष है। और एज कितनी है तो हम बताएंगे 3 से लेकर 6 वर्ष। 3 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। आप लोगों ने नोट किया होगा, जिनके घर में भी बच्चे होंगे 3 से लेकर 6 वर्ष के बीच के जो बच्चे होंगे, वो क्या करते हैं, हर चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। उनमें उत्सुकता होती है कि हर चीज़ का नॉलेज वो ले लें, अपने अंदर गेन कर लें। वो हमेशा पूछते रहते हैं अपने मम्मी पापा से या फिर बहन भाई से, अपने फैमिली में सबसे वो पूछते रहते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो अगर जो बच्चे में जानने की जिज्ञासा है, चीज़ों को जानने की इच्छा है, अगर पेरेंट्स लोग उस इच्छा को हम लोग किस पॉइंट पर बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे इसकी तीसरी अवस्था के बारे में। तीसरे स्टेज में हमें क्या देखना है, खेल की अवस्था। और इसका जो टाइम पीरियड दिया गया है 3 से 6 वर्ष, और इसमें जो दिया गया है पहल बनाम दोष। पहल बनाम दोष में क्या होता है, हमें ये जानना है। पहल बनाम दोष की जो अवस्था है, पहल मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ की जानने की इच्छा। जो छोटे बच्चे होते हैं 3 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, किसी भी फैमिली में होंगे, आप लोग के परिवार में होंगे, तो आप लोग एक बार देखिएगा, उनसे उनकी बातों को सुनिएगा अच्छे से, और जो वो पूछे उसका जवाब सटीक देना पड़ेगा आपको। तब उनका जो डेवलपमेंट है, जो उनके माइंड का डेवलपमेंट है, बहुत ही तेज होगा, बहुत ही तेज ग्रो होगा। तो ये इस स्टेज में ये बताया जा रहा है, पहल मीन्स क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं उसमें उत्सुकता होती है हर चीज़ को जानने की, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा। तो इन सारे पॉइंट की जो पेरेंट्स अपने बच्चों की जो जानने की उत्सुकता होती है, उसकी जिज्ञासा को पूरी कर देते हैं, अच्छी नॉलेज दे देते हैं, तो क्या होता है, उनका माइंड आगे से आगे और बहुत आगे बढ़ता रहता है, आगे से आगे वो जाते रहते हैं। उनमें पहल करने की इच्छा जागृत हो जाती है, हर चीज़ के बारे में जानने की इच्छा उनमें जागृत हो जाती है। वहीं पर जो पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे के इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चा क्या पूछ रहा है, उसे क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उस पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। और जब वो बच्चा उनसे कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत ही उसको डांट लगा देते हैं या पीट कर इधर उधर कर देते हैं कि तुम चुप रहो और शांति से बैठो। ऐसे होते हैं कोई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, अपने बच्चे की जिज्ञासा को वो पूरी नहीं करते। उस टाइम उस बच्चे में क्या पैदा होने लगता है, दोष की भावना पैदा होने लगती है। उस बच्चे को ये लगने लगता है कि मैं जो पूछ रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, या मैं जो जानने की इच्छा है मेरी, मैं जो जानने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ें गलत है, मुझे किसी से कुछ पूछना नहीं चाहिए, किसी चीज़ के बारे में कुछ जानना नहीं चाहिए। तो ये सारी भावनाएं जो हैं बच्चों के अंदर आ जाती है, और वही क्या होता है, दोष होता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या है ये पहल बनाम दोष। पहल मीन्स क्या होता है, जानने की जिज्ञासा, कोई भी चीज़ के जानने की इच्छा होती है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के जानने की जिज्ञासा को पूरी कर देते हैं, उनके बच्चों का जो माइंड डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेज ग्रो करने लगता है, वो आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पर जो पेरेंट्स ऐसे होते हैं, अपने बच्चों को डरा कर, धमका कर, पीट कर चुप करा देते हैं, उन बच्चों में क्या होता है, दोष की भावना पैदा होने लगती है। तो इसमें मुझे लग रहा है लिखाने जैसा कुछ भी नहीं है, आप लोग बस माइंड में सेट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि किस चीज़ का क्या मतलब निकल रहा है। और मैं अच्छे से एग्जांपल देके बता रही हूँ, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे जो स्टेज दी गई, जो टाइम पीरियड दिया गया है, उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसमें क्या है, पहल बनाम दोष का जो टाइम पीरियड दिया गया वो क्या दिया गया, 3 से लेकर 6 वर्ष। अब आगे हम बढ़ते हैं, हमें 8 स्टेज को देखना है, 3 कंप्लीट कर लिया हम, अभी 4 हमें और देखना है। अभी कितने देखने हैं हमें, 5 स्टेज को और देखना है, 5 स्टेज को और देखेंगे हम। अगला पॉइंट हम देखते हैं, हमने 3 स्टेज को पढ़ लिया, अब अगले स्टेज पर हम आ जाते हैं। अगला स्टेज क्या है, हमारा चौथा स्टेज है स्कूल की अवस्था। स्कूल की अवस्था में क्या आता है, कितने टाइम का आता है, 6 से लेकर 12 वर्ष स्टेज आती है। और इसमें क्या दिया है इन्होंने, परिश्रम बनाम हीनता दिया है। परिश्रम बनाम हीनता को कितने टाइम पीरियड दिया गया है, परिश्रम बनाम हीनता में 6 से लेकर 12 वर्ष का टाइम दिया गया है। परिश्रम बनाम हीनता से क्या मतलब होता है, इस पॉइंट को हमें समझना है। और ये किस स्टेज में होता है, स्कूल की अवस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होता है। इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है
कि कोई भी बच्चा है और वो एग्ज़ाम देने गया है, कोई भी एग्ज़ाम, मान लो XYZ कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो 10th क्लास का, चाहे वो 12th क्लास का, या फिर TGT का, PGT का, नेट का, किसी भी चीज़ का, किसी भी परीक्षा की तैयारी करा और वो एग्ज़ाम देने गया, और जब रिजल्ट आता है तो क्या हो जाता है, वो बच्चा फेल हो जाता है। वहीं पर जब उसके पेरेंट्स को ये पता चलता है कि मेरा बच्चा फेल हो गया, तब वो क्या करते हैं, दो टाइप के पेरेंट्स होते हैं। एक तो होते हैं जो अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया है तो उसको और ज़्यादा मेहनत करो और आगे बढ़ो, और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, बच्चों को डांटने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं, और ये बोल देते हैं कि तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, और तुम तो इसको छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी शादी करा देते हैं, या तुम अपना बिजनेस कुछ भी करो लेकिन पढ़ाई बंद कर दो। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, कोई भी बच्चा है वो कोई भी एग्ज़ाम दिया, ये इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है। एग्ज़ाम दिया और जब उसका रिजल्ट आया तो वो फेल हो गया, और आपको पता है कि दो टाइप के पेरेंट्स होते हैं। तब जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, जो अच्छे वाले पेरेंट्स हैं, वो क्या बोलते हैं, जब बच्चा फेल हो जाता है तो वो ये बोलकर उसे मोटिवेट कर देते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, इस बार फेल हो गया, कोई बात नहीं, आगे से अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो वो उस बच्चे में क्या होता है, उस चीज़ के प्रति परिश्रम करने की भावना उसके अंदर जागृत होती है। उसको लगता है हाँ चलो कोई बात नहीं, मैंने मेहनत किया है, अच्छी बात है, और मैं इस बार और ज़्यादा मेहनत करूँगा और आगे जाऊँगा, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। तो उसे भी अच्छा लगता है, उसका जो मोटिवेशन लेवल है वो क्या होता है, बढ़ता है, कार्य करने की इच्छा जागृत होती है उसमें, और वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करने लगता है। और वहीं पर क्या होता है, जब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को नहीं समझते हैं, और वो क्या करते हैं, जब उनको पता चलता है कि उनका जो बच्चा है वो फेल हो गया, तब क्या करेंगे, वो उसे डांटने लगते हैं, मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, और ये बोल देते हैं कि तुम्हारे बस का पढ़ाई लिखाई नहीं है, अब तुम छोड़ दो, अब जाकर तुम्हारी शादी करवा देंगे हम, तुम कुछ बिजनेस करो, अपना लाइफ चलाओ। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बट क्या करना चाहिए, जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा अपने बच्चे को मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, और बच्चा क्या होता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करके आगे बढ़ने लगता है। इसको समझ में आ गया होगा, परिश्रम बनाम हीनता, उसमें परिश्रम करने की इच्छा जागृत होती है, और जो माँ बाप ऐसे होते हैं जो बच्चे की फीलिंग को नहीं समझते हैं, उसे डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं, उसमें क्या होता है, हीनता की भावना जागृत हो जाती है। उस कार्य को करने की जो उत्साह है, उत्साह से कार्य करना चाहता है वो, बट वो नहीं कर पाता, उसमें उस कार्य के प्रति घृणा पैदा हो जाता है, हीनता की भावना आने लगती है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे का पॉइंट देखेंगे। आगे का स्टेप क्या है, आगे का जो 5वां स्टेप है ये है किशोरावस्था। किशोरावस्था में ये स्टेप आता है, क्या है, अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, और इसमें जो टाइम पीरियड दिया गया है वो कितने से कितने तक का है, तो हम बताएंगे 12 से लेकर 18 वर्ष का है। 12 से लेकर 18 वर्ष आते हैं, इसमें 18 ईयर्स आते हैं। तो इसमें क्या स्टेज, इन्होंने क्या सिद्धांत बताया है, इन्होंने बताया है अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। इसमें क्या हम देखेंगे, इस स्टेज में हम क्या देखेंगे, किशोरावस्था की एज है। ये क्या है, किशोरावस्था। इसमें क्या होता है, बच्चा समाज में अच्छा कार्य करना चाहता है। कोई भी बच्चा हो, समाज में अच्छा कार्य करके समाज में अपना नाम, अपनी पहचान बनाना चाहता है। वो जो बच्चे होते हैं, कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको बहुत अच्छे साथी संगत मिल जाती है, अच्छी संगत मिल जाती है, अच्छे पेरेंट्स मिल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आगे चलकर कुछ ऐसा कार्य करते हैं, जैसे IAS PCS बन जाते हैं, वो टीचर बन जाते हैं, जो भी उनकी इच्छा है वो बनकर अपना एक नाम कमाते हैं, समाज में अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं, अपना नाम बना लेते हैं। वो तो क्या हो गया, उनका पहचान बन जाता है। वहीं पर क्या होता है, जो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते, बुरी संगत की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है उनका, क्या होता है, गलत परिस्थितियों में रहकर वो क्या होता है, अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते। तो वही क्या कहलाता है, भूमिका संभ्रांति। मतलब पहचान और भूमिका संभ्रांति में यही अंतर होता है कि बच्चा समाज में अच्छा कार्य करके अपनी पहचान बना लेता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, समाज में नाम नहीं कमा पाते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। इसका टाइम पीरियड कितना है, 12 से लेकर 18 वर्ष का है। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमें क्या देखना है, 6ठे नंबर का हमें देखना है तरुणावस्था।
तरुण वयस्का अवस्था, इसमें क्या होता है, जो टाइम दिया गया 18 से लेकर 35 वर्ष का दिया गया है। और इसमें जो इन्होंने सिद्धांत बताया वो कौन सा सिद्धांत दिया है इन्होंने, एरिक एरिक्सन ने क्या बताया है, घनिष्ठता बनाम विलग्नता। घनिष्ठता बनाम विलग्नता मतलब क्या होता है, घनिष्ठता मतलब होता है घनिष्ठ संबंध किसी से। और टाइम पीरियड आप देख ही रहे हो, तरुण वयस्का अवस्था कितने आ जाते हैं, 18 से लेकर 35 वर्ष के। हमारी और आपकी जो एज है अभी हम लोग किस एज में है, तरुण वयस्का अवस्था में है। तो इसमें क्या होता है, घनिष्ठता बनाम विलग्नता होता है। घनिष्ठता का क्या मतलब होता है, इसमें दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध रहता है, जैसे कि शादी ब्याह होना। शादी क्या है, लड़की का लड़के से घनिष्ठ संबंध और लड़के का लड़की से बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, घनिष्ठता कहते हैं। यहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने संबंध को अच्छे से नहीं रख पाते हैं, समाज में उनका संबंध अच्छे से नहीं चलता, वो क्या होते हैं, अकेलापन फील करने लगते हैं, वो अकेले रहने लगते हैं, वही क्या कहलाता है, विलग्नता कहलाता है। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। क्या है इसमें, दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, जैसे कि शादी होगी। शादी में कितना घनिष्ठ संबंध रहता है, लड़की का लड़के से और लड़के का लड़की से। तो ये संबंध आपको समझ में आ गया, ये क्या कहलाता है, घनिष्ठता कहलाता है, घनिष्ठ संबंध रहता है। और क्या होता है, विलग्नता मतलब टूटना, रिश्तों का टूटना, या फिर समाज में अच्छे संबंध नहीं स्थापित कर पाना, समाज के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर पाना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो समाज में रहना ही नहीं पसंद करते हैं, उनको समाज से बाहर ही अकेले ही रहना पसंद करते हैं, अकेली दुनिया में रहना चाहते हैं। तो वो क्या हो गया, विलग्नता हो गया, वो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले रहते हैं। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया, घनिष्ठता बनाम विलग्नता। अब आ जाते हैं, हमें देखना है दो स्टेज को और देखना है। और मैं बार बार बता रही हूँ आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो स्टेज दिया गया है 8 स्टेज के नाम और उसमें कितनी आयु दी गई है वो चीज़, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से आ गई होंगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, ये ज़्यादा कठिन तो नहीं लग रहा है मेरे को। आप लोग बताइएगा कि बहुत ज़्यादा कठिन है क्या, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल डेवलपमेंट। अब आ जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले के 2 स्टेप को और देख लेते हैं, हमारा 8वां स्टेप इसमें पूरा हो जाएगा। अगला क्या है, 7वें नंबर का क्या है, मध्य वयस्का अवस्था। इसमें टाइम पीरियड कितना दिया गया है, 35 से लेकर 65 वर्ष, 35 से लेकर 65 ईयर दिया गया है। क्या है, मध्य वयस्का अवस्था, 35 से लेकर 65 वर्ष दिया गया है। और इसमें इसको 2 नेम से पूछा जाता है हमेशा, कभी कभी पूछा जाता है सृजनात्मकता बनाम निष्क्रियता, और कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा जननात्मकता बनाम स्थिरता। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग के लिए, जिससे समझने में प्रॉब्लम ना हो। कहीं कहीं दोनों मतलब दोनों में से कोई भी आ सकता है एग्जाम टाइम में, तो यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट है। मध्य वयस्का अवस्था 35 से लेकर 65 वर्ष, इसमें क्या दिया गया है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, कौन से स्टेप का प्रतिपादन किया है, तो हम बताएंगे सृजनात्मकता बनाम स्थिरता या फिर जननात्मकता बनाम स्थिरता है। इसमें क्या होता है, सृजनात्मकता बनाम स्थिरता आ जाती है। कितने वर्ष में, तो हम बताएंगे 35 से लेकर 65 वर्ष में। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि कोई भी हो, बच्चा तो नहीं कह सकते इस स्टेज में, कोई भी पर्सन हो, उसका कुछ भी लक्ष्य वो रखा है कि मुझे अपनी लाइफ में ये बनना है और ये चीज़ करनी है, उसका कुछ उद्देश्य, कुछ लक्ष्य, कुछ गोल है उसकी लाइफ का, और वो इस एज में आते आते अपने गोल को प्राप्त कर लेता है, अचीव कर लेता है। मतलब वो जो बनना चाहता है वो बन जाता है, उसे जो लाइफ में चाहिए होता है वो चीज़ें मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो बैठ जाता है, एकदम शांत हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है कि उसे लाइफ में अब कुछ भी नहीं चाहिए, वो आगे काम करना ही बंद कर देता है। ऐसे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि उसी स्टेज पर वो रुक जाते हैं, थम जाते हैं, उसके आगे वो कार्य करना ही नहीं चाहते, उन्हें लाइफ में कुछ अब गेन ही नहीं करना है, जबकि लाइफ का नाम ही है कि परिश्रम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। 2 टाइप के इंसान आपको दिखेंगे, एक तो जो अपने गोल को प्राप्त कर लेते हैं ना, उसके आगे भी वो मेहनत करते रहते हैं कि मुझे इससे आगे भी बढ़ना है, यहीं पर रुकना नहीं है, अभी तो हमारी एज है, परिश्रम करने लायक है, हम आगे और ज़्यादा बढ़ सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं।
तो उनमें जो ऐसे लोग होते हैं, जो क्रियाशील लोग होते हैं, वो आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अपने गोल को प्राप्त करने के बाद वो क्या करते हैं, एकदम से शांत हो जाते हैं। उनकी जो इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है तो वो संतुष्ट हो जाते हैं, वो कुछ भी काम करना नहीं चाहते। तो इसमें यही मतलब है, सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है, हम जितना ज़्यादा कार्य करेंगे, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के अलावा भी अगर हम कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है हम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रियाशील होते हैं, जिसमें जो क्रियाशील होते हैं उनके कार्य करने की क्षमता रहती है, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जो निष्क्रियता है, इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें क्या आएगा, तो हम बताएंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने गोल को प्राप्त करने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं कि अब तो लाइफ में मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, अब कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। जबकि ऐसा नहीं है, मेहनत हमेशा करना चाहिए इंसान को। अपने गोल को अगर हम प्राप्त कर लेंगे, जैसे हम टीचर बनना चाहते हैं, टीचर हम बन गए, उसके आगे भी तो हम मेहनत कर सकते हैं, उसके आगे भी तो हम कुछ कर सकते हैं, उसके आगे भी हम बढ़ सकते हैं, उससे ऊंचा लेवल हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब होता है यहाँ पे सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रियाशीलता से, क्रिया काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। और निष्क्रियता का मतलब होता है कि अगर हम प्राप्त कर लिए हैं कोई चीज़ तो हम उसी पे ठप हो जाते हैं, हम संतुष्ट हो जाते हैं। निष्क्रियता का मतलब यही है, उसके आगे हम बढ़ना नहीं चाहते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ते हैं। आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पर, देखते हैं लास्ट पॉइंट क्या है। परिपक्वता अवस्था, जिसे क्या है 65+ में दिया गया है, 65 साल के ऊपर के लोग इसमें आ जाते हैं। कितनी आयु दी गई इसमें, 65 साल से ऊपर की आयु दी गई है, मतलब 65 से लेकर जितने टाइम तक इंसान जिंदा है उसको इस क्लास में रख दिया जाएगा। और इसमें क्या होता है, अहम संपूर्णता बनाम निराशा। इससे क्या मतलब होता है, अहम संपूर्णता बनाम निराशा। अहम संपूर्णता का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन है जिसका अपनी लाइफ में जो चीज़ अचीव करना चाहता था, जो चीज़ वो प्राप्त करना चाहता था, उसको वो प्राप्त कर लिया, उससे ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा उससे मिल गया। तो क्या हो जाता है, वो जो इंसान है अहम संपूर्णता, उसे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, उसे लगता है कि हाँ मेरी लाइफ सफल होगी, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा मैंने किया और मुझे वो चीज़ मिली। अब मेरी लाइफ क्या है, एकदम मैं बहुत अच्छे से जीऊँगा, जीने की क्या बात है, अब आराम से ऐसे हम रहेंगे, ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन क्या होता है, वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लक्ष्य तो रहता है, उन्होंने लक्ष्य बनाया है लाइफ में आगे बढ़ने का, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से या फिर परिश्रम ना करने की वजह से, वो रीज़न कोई भी हो सकता है, वो अपनी लाइफ में अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तब क्या करते हैं, वो जब 65+ की एज हो जाती है उनकी, उसमें क्या आने लगता है, निराशा की भावना आने लगती है। उनको ये लगता है कि जो मेरे लाइफ का सपना है अब वो सपना ही रह गया, अब मैं इसके आगे मेहनत नहीं कर सकता, इसके आगे नहीं बढ़ सकता है। वहीं पर जो लोग परिश्रम करके आगे बढ़ जाते हैं, अपने गोल को प्राप्त कर लेते हैं, उससे ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा वो प्राप्त कर लेते हैं। वो जब 65+ की एज हो जाती है उनकी, तब वो बैठकर सबसे बताते हैं कि मैंने ऐसा किया, ये मिला मुझे, फिर मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, फिर मैं आगे बढ़ा, तो आज जो है मेरे पास बहुत है, बहुत सब कुछ है, बहुत नाम है, बहुत, मतलब इसमें सब कुछ, हर तरीके से इंसान संतुष्ट हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, अहम संपूर्णता। संपूर्ण तरफ मतलब चारों तरफ से, चारों तरफ का मतलब होता है कोई भी इच्छा ऐसी नहीं रह जाती है जो उसकी पूरी नहीं हुई रहती है। तब इस एज में क्या करते हैं, इंसान आराम से बैठकर सोचते हैं कि मैंने क्या किया, क्या मिला मुझे। और जो निराशा की स्थिति है, इसमें क्या होता है, इंसान का जो लक्ष्य रहता है वो प्राप्त नहीं हो पाता है, तब उसे निराशा होती है कि काश मैंने ये कर लिया होता और मैं लाइफ में अपने कुछ प्राप्त कर लिया होता तो आज ऐसे दिन नहीं होते, आज उसे निराश नहीं होना पड़ता। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अच्छे से परिश्रम करिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। और कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। मुझे तो लग रहा है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी आज की क्लास। सो थैंक यू।